और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज हुए पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में 13 लोगों की मौत की खबर है। चुनाव के दौरान कहीं बूथ पर आगजनी की गई तो कहीं बैलेट पेपर लूटने की भी खबरें आई हैं। कई जगहों पर फायरिंग और बम फोड़े जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बता दें, सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रदेश में 1,35,000 जवान तैनात किए गए थे। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। Gunshots are heard. People are beaten to death. These are in stray cases, yes, but even one case where there is bloodshed should cause concern to all of us. This is a most sacred day for democracy, where the ordinary man on the street is empowered to vote according to his conscience. He says that he is not able to vote. Maybe stray incidents, but there should be a stop to it. ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसका बाद ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण, अपील सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM, already more than 15 people died, brutally killed by the goons. More than 20,000 booths captured by the TMC hooligan in presence of state police. CAPF is totally non-functioning due to non-cooperation of the district police. इसका बाद तो भाषण देने का जरूरत नहीं है. He should send a report to the central. The West Bengal is burning, central should intervene, either 355 or 356. Political environment and the electoral environment in Bengal has been simply vitiated by violence and violence and violence. It is nothing but a mockery of democracy. It's a travesty of panchayat election, and virtually it is a glaring example of electoral depredations. Marauding mobs simply going, not mobs, marauding TMC's workers, TMC's goons, who are with impunity plundering booths after booth. So the state of West Bengal has witnessed this kind of electoral farce. और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव गणतंत्र का महोत्सव होता है, लेकिन बंगाल में इस बार का पंचायत चुनाव गणतंत्र का महोत्सव नहीं बल्कि मृत्यु का उत्सव बन गया है। जब से चुनावों की घोषणा हुई है उस दिन से आज तक सरकार के पास भी मौत के सही आंकड़े नहीं है। देखिए, बंगाल में जो सत्ताधारी पार्टी है वो बैलेट पे विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि बुलेट का ऊपर विश्वास रखते हैं। बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है वो बैलेट से ज़्यादा बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए आज इस स्टेट का ये स्थिति है। यहाँ पर मैं कहूँगा, जहाँ पर जिस सरकार अपना जनता को सुरक्षा देने में व्यर्थ है, उस सरकार पूरी तरह से फेलियर है। और विशेष रूप से इस राज्य की जो सीएम है, यानी जो होम मिनिस्टर भी है, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि जनता को सुरक्षा देना ज़्यादा जरूरी है। बल्कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बाहरी जो घुसपैठी है और उसके साथ साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स और तृणमूल का गुंस को ममता बनर्जी पनाह दे रहा है, और बारूद का एक स्तूप जो है पूरा बंगाल को एक बारूद का स्तूप बना दिया है। आज भी हम लोगों ने देखा कि बोमाबारी से एक वेस्ट बंगाल का पुलिस का जो है उसका सर फूट गया बम की स्प्लिंटर लगकर। तो आप सोच सकते हैं कि
आज बंगाल का स्थिति है क्या, और जिस गरिमामय बंगाल को पूरा देश भर के लोग जानते थे, आज उसी बंगाल का जो हालत है ये देखकर बहुत चिंता जताती है पूरा देश भर के लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए, ना कि बल्कि किसी एक पार्टी का होकर काम करना चाहिए। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने धांधली वाली जगहों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। आज पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन फंक्शनिंग बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोर्ट में जाने से पहले उसको ज्ञापन देना था, इसलिए हम लोग, मैं शिशिर बाजोरिया जी, लोकनाथ जी और तमंगना भाई ने, हम लोग पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके, जहाँ जहाँ सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबको रिपोल कराए, ये हम लोग का डिमांड है। तो इनका बात नहीं है, हम लोग कोर्ट में बताएगा। ये लोग को वोटर को बुलाया और मार दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। इसका खिलाफ 302 का एफआईआर होना चाहिए। इतना आर्म्स एमुनिशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल्ड हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। एक ज्ञापन हम लोग कोर्ट में रखेगा। आगे बढ़ते, एनसीपी तोड़ने वाले अजित पवार के उम्र और रिटायरमेंट वाले बयान पर शरद पवार ने जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वो न थके हैं और न ही रिटायर हुए हैं। यह शरद पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिशों के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन क्या कोई फैसला हुआ? बीजेपी से चर्चा हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ था। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में नए राजनीतिक हालात की वजह से उन्होंने जगह जगह जाकर एनसीपी की भूमिका को सामने रखने का फैसला किया है। त्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांची संमती घेतली. ते अंमलदार बनकर असतील, त्याच्यानंतर धर्मदार पाटील असतील, बाकीचे सगळे सहकारी असतील आणि त्यांची उमेदवारी त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आम्हाला यश आलं. न टायर हो न रिटायर हो. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। यहां रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कार्य देखा। इस दौरान वो ट्रेन के इंजन में भी पहुंचे और ट्रेन की तकनीकी को भी साझा किया। Vande Bharat, many more new trains are coming. As you are aware, now we are manufacturing almost one train every week, almost at that rate or more than that. So more trains will be coming in south. So our first objective that Prime Minister gave us was, first we must connect all the states. First we must connect all the states. So by June end, all the states are now connected, wherever electrified railway is there. So with that connection, now we are taking more routes within the states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 25,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। यह रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में पीएम ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। विकास कार्यों की दी सौगात। क्या चुनाव में बनेगी बीजेपी की बात? एक तरफ मेघ गरज रहे थे तो दूसरी ओर नौरंग देसर के सभा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर इंद्रदेव की तरह जमकर बरसे। पीएम ने कांग्रेस में परिवारवाद पर वार किया और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी प्रहार किया।
साथ ही जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की एक नई परिभाषा बताई। पीएम ने कहा, कांग्रेस मतलब लूट और झूठ का बाजार है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। पीएम मोदी अपनी जनसभा में यही नहीं रुके। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। पीएम ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया है। ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। यहाँ की सरकार अभी से बाय बाय के मोड में आ गई है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने बीकानेर को 25,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भी सौगात दी। 6 लेन वाले ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश में 500 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला है, जो हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली गांव से जालौर के खेतलावास गांव तक जाता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान में डबल सेंचुरी मारी है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। पीएम के कांग्रेस पर वार को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उसी को देश की भ्रष्ट सरकार बता देते हैं। साथ ही कहा कि पीएम के भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ चुनावी जुमले हैं। राजस्थान में तो काम के आधार पर कांग्रेस बात करती है। सिर्फ डायलॉगबाजी करके बीजेपी के नेता ये दर्शाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। अरे सेवा का मंदिर है कांग्रेस। जिस कांग्रेस ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस काम को सेवा मानकर, काम को अपना आधार मानकर राजनीति करती है। बीजेपी तो डायलॉगबाजी करती है, ये करेगी। आरोप लगाना आसान है। आप इस तरह के भाषण देकर ये उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी एक की भाषा इस तरह की वो बता दो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है, ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 7वां राजस्थान दौरा था। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र के बीजेपी नेता भी अभी से जनता को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजस्थान को दिए गए पीएम की सौगात से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राउंड अप में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी कार में 2 युवक सवार थे, जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं राउंड अप। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी शर्त रख दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होने के बाद ही आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल होने का फैसला लेगी। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक में कौन आएंगे और कौन नहीं, अभी तक इस पर ही संशय बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन बैठक में शामिल होने को लेकर आप ने एक बड़ी शर्त रख दी है। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली में जो काला अध्यादेश लाया गया है, उस पर अभी कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कांग्रेस के स्टैंड के बाद ही आप बैठक में शामिल होने को लेकर फैसला लेगी। तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस जब भी उसको करेगी देख। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर आपकी तरफ से शर्त रखने की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने विपक्षी एकता पर तंज कसना शुरू कर दिया है। 23 तारीख को जो बैठक हुई, महाठगबंधन टाइप की जो बैठक हुई, उसकी असलियत तो अब सामने आ गई है। किसी के पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं था। जबकि आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि विपक्षी एकता के डर से बीजेपी बौखला गई है। एकता जो सब विपक्षी दलों की हुई है, तो इस एकता का मजबूती भाजपा को खटक रही है। बता दें कि विपक्षी एकता की कवायद बिहार से ही शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पहले पटना में 17 दलों की बैठक हुई और अब बेंगलुरु में दूसरी बैठक होने वाली है। लेकिन बैठक के पहले ही आपकी तरफ से शर्त लगा देना विपक्षी एकता पर ही सवाल खड़े करने लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ पुंछ में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में पूरे तौर से शराब पर पाबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा को चाहिए कि तुरंत पुंछ राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दे। मैं उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, उनका यह कहना था। राजौरी पुंछ अजला में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वहां पे वाइन शॉप खोलने की जो एक प्रस्ताव चल रहा है उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच जो बीजेपी के जेएनके यूटी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए और जो पुंछ राजौरी अजला में जो शराब की दुकानें खोलने का जो प्रस्ताव है उसको खत्म करके पूरे जम्मू कश्मीर में वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इस पर खुद रविंद्र रैना जो अभी दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं, रविंद्र रैना जी आपने ट्वीट किया है, आपने कहा कि पूरी जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। क्यों आपको लगता है कि ये जरूरी है? और देखिए, लगातार सुरनकोट के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वहां किसी भी कीमत पर वहां शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। इससे पहले मेंढर के लोगों ने जबरदस्त वहां एहतजाज किया है और हम सब जानते हैं कि राजौरी पुंछ बॉर्डर का एरिया है। पहले ही मिलिटेंसी की जद में राजौरी और पुंछ के लोगों ने बड़ा जुल्म और सितम सहा है, बड़ा नुकसान झेला है लोगों ने। और आज जब लोग वहां के पुरअमन तरीके से एहतजाज करके ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलना चाहिए। कोई अच्छी चीज नहीं है शराब, क्यों खुलनी चाहिए? और वहां के नौजवान देखो सड़कों पर हैं, वहां के जो डीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे मेंढर के हैं चाहे सुरनकोट के हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, लोग उतरे हैं, बुजुर्ग, खवातीन। और मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लेडीज ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये चीज ठीक नहीं है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से मुतवाना गुजारिश करता हूं कि फौरन सुरनकोट मेंढर के अंदर जो नई वहां शराब की दुकानें खुली हैं वो बंद कर दी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के जो मजहबी मरकज के लोग हैं उन्होंने मुझे फोन किया, नौजवानों ने किया, हिंदू मुसलमान हो सिख हो सबने मुझे फोन किया
ये चीज ठीक नहीं है। मैं जब 2014 में एमएलए बन के असेंबली में आया था, उस वक्त भी मैंने एक बिल असेंबली में पेश की थी कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। तो जिनके साथ अवाम है, जिनके साथ सारी दुनिया है, जो काम मोदी साहब ने किए हैं, हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, हम गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं, और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा उसकी मजम्मत कर रही है, उसकी खिलाफत कर रही है कि गरीब लोगों को क्यों मकान मिल रहे हैं। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहूंगा, हमारा मिशन होना चाहिए गरीब गस था उन खुश, गरीबस गस का उन खिदमत। गरीब का भला करो, गरीब की खिदमत करो, गरीब का सहारा बनो, गरीब का गला मत काटो, गरीब की पीठ पर खंजर मत मारो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा है कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा है कि चीन अब बदल रहा है और उसे यह एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूं। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है और मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially, you see, contact with me. Okay. और बिहार में मानसून की बारिश राहत तो लेकर आई, लेकिन अब ये राहत आफत बन गई है। बारिश की वजह से नदियों के स्तर में, यानी जो जल स्तर है उसमें काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। खासकर गंगा, कोसी और गंडक नदी कहर बरपा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की है, लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है। दूसरी तस्वीर बगहा की है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव की वजह से कटाव रोधी कार्य पर दबाव बढ़ गया है। तीसरी तस्वीर भागलपुर से है, जहां कोसी अपना विकराल रूप दिखाने लगी है। बात पटना की करें तो पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से 48 घंटे में दीघा घाट पर 92 सेंटीमीटर और गांधी घाट पर 69 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। ये अभी कह सके कि जो खतरे का निशान है 48.6 उससे बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है वो डराने वाला है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिसकी वजह से ठकराहा प्रखंड के हरखटोला में नदी का दबाव एक बार फिर से बढ़ गया है और कटाव रोधी कार्य के धंसने से गांव वालों को डर लगना शुरू हो गया। हालांकि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर बचाव कार्य करा रहे हैं, जबकि भागलपुर में एक बार फिर से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अब तक खरीक प्रखंड के सेकुंड गांव के सैकड़ों घर कोसी में विलीन हो चुके हैं। लगातार कटाव होने के कारण धीरे धीरे लोग गांव से पलायन करने लगे हैं। किस तरह से कोसी नदी में कटाव हो रहा है, इसकी तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। कोसी उफान पर है और साथ ही कटाव काफी तेज हो गया है। नतीजन जो गांव के लोग हैं, सेकुंड गांव के लोग अब यहां से पलायन करने के कगार पर हो गए हैं। किस तरह का कटाव और कितने लोग गांव छोड़ चुके हैं? करीब 350 घर यहां से चले गए हैं। फिलहाल बिहार में बाढ़ की स्थिति है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन नदियों का बढ़ता जलस्तर कटाव की वजह बनने लगा है और लोगों को एक बार फिर पलायन का डर सताने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, बगहा से मुन्ना राज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।
और इसके साथ ही राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18J के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।